अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करते हैं आज एक अहम इजलास हुआ, उसकी NFC का इजलास 11th इजलास हुआ, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ पेश की गई है कि बड़े पैमाने पर जो NFC में फार्मूला में तब्दीलियां की जाएं। एहसन इकबाल साहब ने 2 सिनेरियोज पेश किए। हुकूमत इसको कहती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों तौर पर रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस, तजावीज़ या तरीक़ाकार। इसको चीदा जो इसके नुकात हैं वो आपको बता देते हैं, ज़्यादा नेटिग्रिटीज़ डिस्कशन में कर लेंगे डिस्कस। तो जी, पहला जो फार्मूला या पहली जो तजवीज़ आई है उसके तहत ये कहा गया है कि क्योंकि वफाक एक साथ ही कर देता है डिस्ट्रीब्यूट सारे के सारे जो वसाइल उसके पास आते हैं और फिर उसके पास कुछ नहीं रहता, तो इसको काउंटर करने के लिए तजवीज़ दी गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले 2.5% रख लिया जाए क्रिटिकल मैटर्स के लिए। अभी क्रिटिकल मामलात क्या होंगे? इनमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग होगी, इनमें वाटर रिसोर्सेज, आज़ाद कश्मीर, GB वगैरह के लिए जो वसाइल रखने होते हैं वो क्रिटिकल मैटर्स शामिल होंगे। और उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो 57.5% बनता है सूबों का और 42% बनता है विफाक का, वो उनको दे दिया जाएगा। फिर इसी तरह से एक और तजवीज़ दी गई है जिसमें कहा गया है कि BISP और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए पहले कटौतियां कर ली जाए और उसके बाद सूबों को दिया जाए। एक और तजवीज़ पेश की गई है और उसमें कहा गया है कि सूबों को जिस तरह से, जिस परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वसाइल, यानी पॉपुलेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा अभी जो फॉर्मूला है उसके तहत डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर दीगर फैक्टर्स आते हैं। अब इसको रिवाइज़ किया जाए और इसकी जगह जो आबादी या पॉपुलेशन के एतबार से हिस्सा मिलता है उसको कम किया जाए। एक तजवीज़ है 78% तक कम करने की। अभी मुख्तलिफ इसमें परसेंटेज भी दी गई हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, ज़रा इसको आसान करके अपने तज्ज़ियाकारों से समझने की भी कोशिश करते हैं। और ये जो नया प्लान हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा है उसके ऊपर तज्ज़ियाकार क्या राय रखते हैं वो जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर है। सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे लिए इसको आसान तरीन करके बताएं, क्योंकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त दोनों जानिब से। विफाक ये कहता है कि हम जब सूबों को सब कुछ दे देते हैं तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है और विफाक बिल्कुल कंगाल हो जाता है, सूद की अदायगी ये वो सब कुछ लेके हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और सूबे अमीर होते हैं। सूबे ये कहते हैं हमें हमारा शेयर सही तरीके से नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको चली जाती है और जिसने कमाया ज़्यादा है उसको मिलती नहीं है। तो क्या ये जो तजावीज़ अब मुरतब की गई हैं ये इन इश्यूज़ को केटर कर रही हैं, इनको रिजॉल्व करेंगी? बहुत शुक्रिया अलीना, बड़े अहम मौजू पे आपने मदऊ किया। देखिए, पहला मेरा इनिशियल जवाब इस पे ये है कि वफाक कंगाल हो नहीं जाता, वफाक कंगाल हो चुका है। और हर जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है वो बाद में बताती है कि जी ये मसला हो गया, वो हो गया। जब वो अपोजिशन में या सूबे में होती है तो उसको उनका कंसर्न नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये जो तजावीज़ अभी आपने शेयर की हैं, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के फ्यूचर का या पाकिस्तान की सलामती का जो सबसे बड़ा मसला है वो NFC अवार्ड है। इस वक्त हमने ये फ़ैसला करना है कि हमने पाकिस्तान को एज़ आ रियासत मौजूदा शक्ल में बरकरार रखना है या NFC को बरकरार रखना है। अच्छा, ये इतनी मैं संजीदा गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि जब NFC बनाया गया था उस वक्त बुनियादी तौर पे आसान अल्फाज में आपकी जो टैक्स की वफाक की आमदनी थी उसके वो आप समझें कि 3 गुना से भी ज़्यादा थी आपको जो डेट सर्विसिंग करनी होती थी। तकरीबन 450 अरब के करीब आपकी उस टाइम पे डेट सर्विसिंग थी और 1.5 ट्रिलियन जो थी वो आपकी टैक्स की आमदनी थी। फास्ट फॉरवर्ड आज जो है आपकी टैक्स की आमदनी जो है उसमें सिर्फ 10 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन आपका जो डेट सर्विसिंग है उसमें 20 गुना इजाफा हुआ है। तो आज रियासत के पास 15 साल के मुकाबले में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। अच्छा, ये रियासत की या वफाक की इसमें नलायकी नहीं है, बल्कि असल बात ये है
कि NFC का आज के मुताबिक मतलब ये है कि वफाक बाहर से कर्जे ले के सूबों को बांट रहा है और सूबे जो है उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, दूसरी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये कहाँ खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है। दूसरी बात ये है कि रियासत के या वफाक के पास तमाम लाइबिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल, कि हमने कर्जे वापस करने हैं, डेट सर्विसिंग करनी है, कुदरती आफात में, दिफा में खर्चे सारे उनके पास हैं और इनकम के जो मामलात हैं कमाई के वो तमाम सूबों के पास हैं। दूसरी बात यह है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सूबों के ऊपर कि जो वो खर्च कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है नहीं हो रहा। तीसरा पहलू ये है कि डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है तालीम में और सेहत में, वफाक के पास भी है और नीचे भी सूबों में भी वो इदारे ऐसे बने हुए हैं जो कि मतलब उनकी मैन पावर और इदारों को चलाने पे भी खर्चा हो रहा है। और आखिरी बात ये है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ कौमी असम्बली से पास होता है, वो सेनेट में तो जाता ही नहीं है। इसके नतीजे में और इसका ताल्लुक हमारी कल की बहस से है कि चूंकि एक बड़ा सूबा है तो प्रैक्टिकली असम्बली में मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एक सूबे के मेंबरान की है, तो उसकी मर्जी के खिलाफ बाकी सूबे तो बिल पास ही नहीं कर सकते। तो इन तमाम मसाइल का जो इनिशियल और हकीकत पसंदाना हल है वो तीन चीज़ों में है। पहली बात यह है कि ये जो रेशो है 57.5 और 43.5 की, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। नंबर 2 ये कि जो कर्जे, आमदनी और अखराजात हैं उनका भी मुतनासिब शेयरिंग सूबों और वफाक के दरमियान होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वफाक जो है कर्जे लेता रहे और जो है वो खर्चे जो है वो सूबे करते रहें। इनकम जनरेट करना भी NFC के मुताबिक सूबों की एक जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात यह कि जो डुप्लीकेशन है जिन मामलात में उनको भी, उन इदारों को भी कम करना और मैं समझता हूँ ख़त्म करने की जानिब हमें जाना चाहिए। लेकिन आखिरी बात, इन तमाम चीज़ों को हम उसी वक्त उस पर अमल दरामद हो सकेगा जब अगली 28वीं तरमीम में आर्टिकल 163A को की तरमीम पे गौर किया जाए, जिसमें ये गारंटी दी गई है कि हर सूबे को पिछले NFC अवार्ड से कम हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सर वो तो तरमीम हो जाएगी, बट थोड़ा सा मुझे ये बताएं, ये जो अभी प्रपोजल सामने आया है, इस प्रपोजल में आपको कोई खामी लगती है, कोई कमी लगती है? क्योंकि आपने कहा ना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, तो इसको मजीद इन्हांस करने के लिए क्या समझते हैं अभी फिलवक्त कुछ हो सकता है या ये बेबी स्टेप्स ही लेने होंगे? मैं समझता हूँ ये शायद हुकूमत की तरफ से टेस्टर है, सिर्फ मूड देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि कई सूबे जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत ही कैंडिडली और बबांगे दुहल वो इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो 18 अमेंडमेंट को और NFC अवार्ड को चैंपियन किसी से भी ढका करते छुपा हैं। नहीं है, आप नाम ले ले, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। देखें, क्योंकि इस वक्त ये जो निज़ाम है ये सस्टेनेबल नहीं है। इस वक्त वफाक के पास पैसे नहीं है। 6000 अरब का जो इजाफा हो रहा है हमारे डेट में हर साल, वो लेना और सूबों का उन आप समझें कि उन बैरूनी कर्जों के ऊपर जो है इन्हिसार करना या उसके ऊपर सियासत करना, ये जो मॉडल है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी का, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान अफोर्ड कर ही नहीं सकता। नहीं है अब। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एक बड़ा दिलचस्प इसके अंदर बाइफिकेशन की गई है, जहां पर न सिर्फ ऊपर से बल्कि निटी ग्रिटीज़ को देखा गया है, जहां अब पॉपुलेशन की बुनियाद पर नहीं, अब दीगर फैक्टर्स और जो आपकी कारकर्दगी होगी उसकी बुनियाद पर आपके वसाइल का तयन होगा। क्या आपको लगता है ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है जैसे कि मोहम्मद अली साहब कह रहे थे, या नहीं? देखिए लीना, पहले तो मैं कहूँगी कि आज की मीटिंग जो थी ये एक बहुत अहम मीटिंग थी और बहुत एक अच्छे खुश उसलूबी से जिस तरीके से वहाँ पर बातचीत हुई है और जो रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बड़े कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुई, कोई प्रेशर नहीं था सच, और सबके जो है वो मसाइल सुने गए, उनके व्यूज़ जो है वो सुने गए। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी और अहम पेशरफ्त है, क्योंकि हमने देखा है कि वफाक और सूबों के दरमियान जो है जो मिसट्रस्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा
चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं होती। बहुत अच्छी बात है कि जो वर्किंग ग्रुप्स जो है बनाने का कहा गया है, डेडिकेटेड एक होगा ग्रुप जो फॉर्मर फाटा के ऊपर होगा। इस तरह की जो चीज़ें ये बहुत अहम है और ये ट्रांसपेरेंटली सूबों और वफाक के दरमियान जो है वो डिस्कस होनी चाहिए। जहाँ तक आप ये जो प्रपोजल की बात कर रही हैं, जो रीविजिटिंग द NFC अवार्ड के नाम से जो ये पेपर भी है और जो एहसन इकबाल साहब के ये इसके ऊपर मेहताब हैदर साहब ने रिपोर्ट भी की है बड़ी डिटेल से। आपको अलीना मालूम है कि पहले जो ज़राए के थ्रू बातें आ रही थी, वो प्रपोज़ल में 4 चीज़ों का जो है वो इस तरह से हवाला दिया गया था कि इनमें से कोई जो है उनके शेयर चाहते थे कि सूबाई जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसके अंदर अपना शेयर डाले, कि क्योंकि वो पूरे मुल्क के लिए होता है। एक कहा जाता था डिफेंस बजट, फिर एक डेट सर्विसिंग था, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे और BISP के बारे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अंदर आपने जिस तरह बताया अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात हो रही है, इसके अंदर 2 जो है वो जो प्रपोजल दिए गए हैं, एक के अंदर तो वही बात हो रही है कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं, AJ के और गिलगित बल्तिस्तान की जो ग्रांट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और जो दूसरी उसके अंदर BISP, HEC और इस तरह के वो भी है। और दूसरा जो आपने कहा कि जो ऑप्शंस अलहदा जो दिए गए हैं वो है पॉपुलेशन की वेटेज से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड है। अब बात ये लीना कि देखें, पहली चीज़ ये एक तो खैर खुर्रम हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है NFC अवार्ड के ऊपर, और ये कि फेडरेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारा कुछ होता है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जहाँ तक सूबों की बात है, सूबों के ऊपर बिल्कुल ये आता है कि वो मज़ीद जिस तरह एग्रीकल्चर टैक्स और इस तरह की जो हम भी यहाँ पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि उनको मज़ीद अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि वफाक की जो अपनी है जिस तरह स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनका क्या बन रहा है, फिर ये कि टैक्स टू GDP रेशो वो क्यों बढ़ाने में नाकाम हुए, उनसे भी उनकी भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अलीना हमें जो करना है वो वफाक और सूबों को मिलकर बैठ कर चीज़ें तय करनी होंगी, अपनी जो उनको डिलीवरी गवर्नेंस ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि अगर कोई रेवेन्यू कलेक्शन है उसको अगर इम्प्रूव करना है तो वो मिलकर सबको करना होगा, सब आंसरेबल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो लोग सब अपने वोटर्स को आंसरेबल है और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो किसी प्रेशर के तहत ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि बेसिकली ये अगर कि सिर्फ क्योंकि वफाक ने कह दिया कि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं तो सूबे जो है वो अब हम उनका NFC अवार्ड के अंदर कैसे, हालांकि आज वैसे ये बात नहीं हुई मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर बात है हम पहले भी सोर्सेज के थ्रू सुनते रहे, फिर अब ये पेपर की भी जो बात हो रही है और ये जो बातें सामने आ रही हैं, तो जब तक सूबे बैठकर वफाक के साथ ना कोई चीज़ तय करें, कंसेंसस के बगैर कोई भी चीज़ थ्रू प्रेशर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अलीना, हम बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर, आपको मालूम है कि टेररिज्म के ऊपर भी अभी तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन सका, जिसकी वजह से बहुत हमें नुकसान आ रहा है, हो रहा है। तो ये जो वसाइल का मसला है, आपको मालूम है कि जो एहसास महरूमी थी सूबों की, 18वीं तरमीम ने NFC ने उसको एड्रेस किया था, और छोटे सूबे कब से कंप्लेन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया गया था, उनकी एहसास महरूमी को एक्सप्लॉइट किया गया था इस तरह के एलिमेंट्स की तरफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक जो है चीज़ अगर अच्छे तरीके से चल रही है, उसको अगर आपने कोई चीज़ उसमें चेंज भी करनी है तो वो आप सूबों की मर्जी के बगैर, कंसेंसस के बगैर आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आगे लेके जाती हूँ, बट भट्टी साहब हमेशा से इस राय के हामी रहे हैं कि NFC को रिवाइज करने की ज़रूरत है। भट्टी साहब, ये जो तजावीज़ सामने आई हैं, आज आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या आप मुत्तफ़िक हैं इससे? मैडम शेख, मैं कुछ मुत्तफ़िक हूँ, और लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मगर मेरे वफाक से कुछ सवाल हैं। आज वफाक जो रो रहा है ना, दोवें बाई गल विच आ जावण हुंदे वैन किसे दे ना दे, तो ये जो किसी के नाम पे वैन हो रहे हैं, रो रहा है जो वफाक, क्यों रो रहा है? पहले तो मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद अभी मोहम्मद अली साहब ने कहा डुप्लीकेशन, डबलिंग, मैं इसको 2 नंबरी कहता हूँ, ये 2 नंबरी है। 18वीं तरमीम के बाद इतनी वजारतें और इतने महकमे वफाक के पास क्यों हैं? किस मर्ज़ की दवा हैं ये वजारतें, ये महकमे क्यों रखे गए हैं? कहाँ से आए ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके, कौन लाया ये झुमके, क्यों, किस लिए? दूसरी बात, ये शहबाज शरीफ साहब ज़रा बताएं कि इस मुल्क की हालत क्या है, अवाम की हालत क्या है? 60 के करीब इन्होंने वज़ीर, मशीर, मुआवनीन, कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं भांत भांत के, क्यों, किस लिए? आप बादशाह हैं, ये तेल निकलता है इस मुल्क से, गैस के ज़खायर हैं, आप कोई घर से इनको देते हैं पैसे और पेट्रोल और ये सारा कुछ, ये हमारे पैसों का है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं,
हमारे बच्चों को, हमें ना सेहत की सहूलतें, ना तालीम की सहूलतें, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़, ना इंसाफ, हम आपको पालने के लिए ही रह गए हैं। आप ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनकी इतनी क्यों मोटी स्किन है कि इनको क़यामत का या खुदा का भी खौफ खुदा भी नहीं रहा। इतने इखराजात वफाक के क्यों हैं? अभी हर बजट में ऐवान सदर का बजट बढ़ गया तो पता नहीं गड्डियां तो पता नहीं बाग, ऐवान सदर एक बाग भी है और उस बाग दे माली भी ने, और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें, जजों की तनख्वाहें, वजीरों की तनख्वाहें। ये क्यों भाई? आपको नीचे नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? आपको कोई खौफ खुदा नहीं है क्या? साफ पानी नहीं 80% आबादी के पास, डंगर अस्पताल हो गए हैं, यूरोपीय यूनियन के अस्पताल, हमने यूरोपीय तर्ज के अस्पताल बना दिए और सारा खानदान लंदन जाता है। मरियम नवाज साहब जनेवा थे, कोई लंदन थे, कोई दुबई थे, कोई कुछ, इधर यूरोपीय अस्पताल जो है इंतजार कर रहे हैं उनका। फिर जब NFC अवार्ड बन रहा था, जब फार्मूला तय हो रहा था, तो कोई एक बंदा इतनी दूर अंदेशी उसमें नहीं थी, इतनी रत्ती भर अकल नहीं थी कि आगे चलकर क्या होगा इसका। आज रो रहे हैं, प्रेशर पे सूबों को नहीं करना चाहिए, सूबों के इख्तियारात ते जमहूरियत छुई मुई ते सूबाई खुद मुख्तारी छुई मुई, और मुल्क छुई मुई हो गया है, 25 करोड़ छुई मुई हो गए हैं। आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? आपको ये तो खैर जो हम पर मुसल्लत है, ये तो हम में से हैं ही नहीं, ना इनके खाना पीना, ना पहनना, ना आना, ना जाना, पोशाकें बाहर की, खुराकें बाहर की, औलादें बाहर, जदादें बाहर, इनका तो तल्लक कोई नहीं, लेकिन बाकी मुल्क तो इधर है ना भाई। और फिर इस चक्कर में मैं आज तक हैरान हूं कि अब एक अरसे तक मैं तो जब भी देखता हूं, कोई इस मुल्क में तरमीम हो, कोई फैसला हो, कोई कानून साजी हो, ना उससे मुल्क को कोई फायदा होता है, ना उससे अवाम को कोई फायदा होता है। ऊपर से 26वीं आईनी तरमीम का इस मुल्क को क्या फायदा होगा? 27वीं आईनी तरमीम का क्या फायदा होगा? इलेक्शन एक्ट में तरमीमों का इस मुल्क और कौम को क्या फायदा हुआ? नैब तरमीम में इस मुल्क और कौम को क्या फायदा हुआ? कुछ तो मुझे बताएं कि ये किस लिए आप कर रहे हैं। एक एलीट कैप्चर है, वो उसको मजबूत कर रहा 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 है, और नीचे हम कमजोर पड़े हुए हैं। और फिर मैडम शेख बार बार कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों ने सूबाई मालियाती कमीशन बनाना था, इजलास बुलाना था, बल्कि इजलास बुलाने थे और तय करना था कि किस शहर को कितना पैसा देना है, किस शोबे को कितना पैसा देना है। वो छोड़ दें मजबूत बल्दियाती निज़ाम, वो छोड़ दें, वो तो इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो भी छोड़ दें, जो तालीम और सेहत की मुझे मुफ्त सहूलतें मिलनी थी वो भी छोड़ दें, लेकिन ये जो मालियाती कमीशन नहीं बना सके। फिर मैडम शेख NFC अवार्ड में कई बार कह चुका हूं कि पूरा तब्दील होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए और सूबों के इख्तियारात में कमी होनी चाहिए। ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद साबित हो गया है कि सूबों में ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना कुछ ये डिलीवर कर सकते हैं। और आखिरी बात मैडम शेख, छोड़ दीजिए वफाक कंगाल हो जाता है पहले साल। शहबाज शरीफ साहब के दौरे तो नहीं कम हो रहे, आसिफ अली जरदारी साहब पता नहीं किस खुशी में दौरे कर रहे हैं, खातून अव्वल भी साथ है, बिलावल भुट्टो भी साथ है। सिर्फ 2 जुमले, मैं अभी सिर्फ 2 जुमले मैं आपको बता, खातून अव्वल साथ, बिलावल भुट्टो साथ, सारा खानदान साथ, सारा पैसा सूबे ले जाते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जो सूबों को पैसे मिलते हैं वो किधर जाते हैं? मुझे बताएं बलोचिस्तान में कितने शहरों में तरक्की हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में मुझे तालीम का हाल बता दें, सेहत का हाल बता दें, सिंध का बता दें। बिलावल भुट्टो साहब ने जो शक्ल बनाई थी एक साहबी ने, आप बिल्कुल सही रहे, आपकी एक लफ्ज के ऊपर और लफ्ज के ऊपर नुक्तों के ऊपर भी इत्तेफाक। लेकिन सर मुझे एक चीज बता दें जरा, माजरत सर, एक सेकंड में, मैं बड़ा टाइम हो गया, आगे भी जाना है सर। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई हूं। आगे किधर जाना है मैडम शेख? सर मजहर अब्बास साहब के पास प्रोग्राम है जी सर। अच्छा मजहर भाई के पास, ठीक है सर। आप सवाल सुन लें सर, ये रेलेवेंट है सर। मुझे सिर्फ इतना, आई एम सॉरी, बिल्कुल मुझे हंसी नहीं आई इस जुमले के ऊपर। मुझे ये बता दें सर, आप कहते हैं, मुझे आई है सर, थैंक यू सर। आप ये कहते हैं कि जो सूबों को वसाइल गए वो कहाँ गए पता नहीं है। फिर आप कहते हैं विफाक के पास जो वसाइल हैं, विफाक के तो खर्चे ही इतने हैं, वो गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे बताएं फिर हो क्या, करें क्या जिससे आगे सही डिस्ट्रीब्यूशन हो? विफाक ने हमारे सामने एक तजवीज़ रख दी है, आप उससे मुत्तफिक हैं, नहीं हैं? आपकी कोई तजवीज़ है इसके ऊपर, इसको बेहतर किस तरह से करें? मैडम शेख, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पहली बात है कि ये जो हम पर मुसल्लत हैं, असल मसला ये है हमारा
जब तक ये है हम इन्हीं भंबल भूसों में पड़े रहेंगे। तो दूसरी बात ये निज़ाम, सुन लीजिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो मौजूदा निज़ाम है ये नकारा हो चुका है, फरसूदा हो चुका है, बदबूदार हो चुका है। अब करना क्या चाहिए? वफाक अपने इखराजात कम करे, अपनी वजारतें कम करे। 5 वजारतों से ज्यादा वफाक के पास क्या है? ऊपर जो इलीट क्लास है जो वो उनको पकड़ा जाए और वो कुर्बानी दे। सूबों को के पास जो बेजा पैसे हैं, चेक एंड बैलेंस हो और पैसों का हिसाब हो और एक बैलेंस हो, तवाज़न ही नहीं रह गया। और जिन जिन महकमों के पास ज्यादा पैसा जाता है उन महकमों को कोई कटौतियां लगाई जाए। कुछ सीधी बात है, मैं सारी मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की बात है मैडम शेख, नीयत की बात है। ओके, मजहर अब्बास साहब, आप सर इत्तेफाक करते हैं? उनसे यहाँ पर एक पॉलिटिकल गुफ्तगू भी हुई जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ, फिर महमल ने उसके काफ़ी नुकात की तरफ इशारा किया। सर इसके ऊपर भी कुछ अपनी राय दीजिएगा। वफाक के पास एक वज़ीर आज़म है, एक नायब वज़ीर आज़म है। कोई बताएगा कि नायब वज़ीर आज़म की आइन में कोई गुंजाइश है? कहीं लिखा हुआ है नायब वज़ीर आज़म उसमें? तो वफाक का हमेशा से प्रॉब्लम ये रहा है, चाहे ये मौजूदा वफाक हो या इससे पहले का वफाक हो या सिर्फ वफाक हो, कि वो ना अपने जब सूबाई खुदमुख्तारी नहीं थी, जब 18वीं तरमीम नहीं थी, तो क्या मुल्क सही चल रहा था? और जब 18वीं तरमीम आई तो क्या सूबों में खुशहाली आई? दोनों पॉइंट है ना, दोनों चीज़ों को सामने रखे ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है? असल मसला ये है कि जो एक तरीक़ाकार 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तय किया गया था उसको फॉलो नहीं किया जाता, और वो था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू अपने मामलात को तय करें। और ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 90 रोज़ के बाद बुलाया जाए। 70s में 3-3, 4-4 दिन के इजलास होते थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, अब सालों नहीं होते। यानी किसी को ये परवाह ही नहीं है कि जी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन, वैसे आइन की खुद मुख्तारी और आइन की आज़ादी की बातें सब करते हैं। ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे सारे दोस्त डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होने थे। आप करते ही नहीं है, वो इजलास ही नहीं बुलाते आप। सूबों पर आपको हमेशा से बदएतमादी रही है, हमेशा से छोटे सूबों को शक की निगाह से देखा गया है। मैं मिसालें दे के बता सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा उठा लें आप, बलूचिस्तान उठा लें आप, सिंध उठा लें आप, किस तरीके से आप एक लंबी सी फहरिस्त उठा लें कि जो सूबों के बारे में शुको को शुबात रहे हैं। दूसरी तरफ सूबों को जब 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मिले तो बदकिस्मती से वो उसके लिए तैयार ही नहीं थे। ना इतने सालों में उन्होंने कोई मेजर रिफॉर्म्स की। तो वफाक अपने तई फेल हुआ है और सूबे अपने तई फेल हुए हैं। आज एनएफसी में सारे सूबे बताएं ना कि उन्होंने अपने अपने जो उनको मिनिस्ट्रीज मिली थी उसमें उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। कितना एजुकेशन हो जाए, लेबर हो जाए, आप हेल्थ उठा लें, आप ये जितनी लेबर उठा लें, इसमें क्या रिफॉर्म्स हुई हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डिस्ट्रस्ट। मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। वफाक में जो हुकूमत है और जो सिंध और बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो बज़ाहिर एक फ्रेंडली हुकूमत है, लेकिन एक डिस्ट्रस्ट है एक के ऊपर। आप मुझे बताएं वफाक में, यानी वफाक बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं एजुकेशन जब सूबों में चला गया है तो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर क्यों है? फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों है? फेडरल लेबर मिनिस्टर क्यों है? जब वो मिनिस्ट्री ही चली गई हैं प्रोविंसेस में, तो वफाक में ये इतने वज़रा, वो सही कह रहे हैं भट्टी साहब, वफाक में तो मुश्किल से 15 वजीर होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो होने ही नहीं चाहिए उसमें। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को देखें ना, वफाक अपनी परफॉर्मेंस बताए। ये रोना धोना
क्योंकि वफाक के बाद जब टोटल पावर थी, वफाक थी, उस वक्त भी सूरत हाल यही थी। उस वक्त सूबे रोना रोते थे, आज वफाक रोना रो रहा है। तो इसका मतलब यह कि जो फोरम है, जो फोरम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने का फोरम है, उस फोरम पे कभी भी ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती। इसलिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। आज आप निकाल लें, एक सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप रेगुलरली इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे और इनको पेंडिंग रखेंगे, हमेशा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लग रही, इस मुल्क में एक कौमी एयरलाइन है, आज वो कौमी एयरलाइन को भी प्राइवेटाइज करने की डेट दे दी गई। इस मुल्क में जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह कर दिया गया। तो ओवरऑल एज ए नेशन, एज एन स्टेट, हमें ये इतराफ करना चाहिए कि हम नाकाम हुए हैं। आप इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल सा। चाहे उसके अंदर आप वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, पहले तो इस चीज़ पर एग्री करें कि अगर 18वीं तरमीम को एज इट इज़ आप रखें, जो कि मैं ज़ाती तौर पे 18वीं तरमीम का हामी हूँ, लेकिन फिर वफाक के पास ये वजारतें नहीं होनी चाहिए जो सूबों को दे दी गई हैं। अगर वहाँ कुछ डिपार्टमेंट हैं तो उनको सूबों के हवाले करें। ठीक है। जो रिसोर्सेज के मसले हैं उसको एड्रेस करिए। मल्टीपल जो चीजें होती हैं उससे कंफ्यूजन होता है। अच्छा, हमने हालिया दिनों में देखा है कि कुछ ऐसे इकदाम हुए भी जहां पर डाउन साइजिंग भी हुई, फिर जहां पर कुछ वजारतें कम भी की गई हैं। लेकिन महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं बिफोर वी क्लोज? महमल जी अलीना, एक चीज तो ये है कि देखिए जो टैक्स रिफॉर्म्स की हम यहाँ पर बात करते हैं वो वफाक और सूबों दोनों को करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डाल देते हैं और जो वैसे नहीं करते। अच्छा, फिर एक और चीज है अलीना कि हम 18वीं तरमीम के खिलाफ, तो आप देखिए जब से वो हुई उसके बाद से एक मुहिम चली हुई थी एनएफसी के ऊपर भी, और ये हमने हर हुकूमत उसके बाद देखें कि ये बातें आई और कई दफा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई, कई दफा जो है वो हुकूमत की तरफ से भी आई। लेकिन हुआ क्या, इवन पीटीआई के दौर में उनकी 2 सूबाई हुकूमतें थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। दोनों सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती थी कि ये एनएफसी के अंदर कोई इस तरह की अगर चेंज हो, यानी जाहिर बात है उनके सूबाई जो उनको मिल रहा होता है बजट, वो नहीं इस तरह की चीज। अभी भी आप देख लें कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, यानी कि वो नून लीग की है, तो क्या पंजाब की हुकूमत चाहेगी कि उनका इस तरह से कोई कट लगे? या ये कोई, इट्स नॉट अबाउट पीपल्स पार्टी और पीटीआई, उनके ये सारों की सारी जमातों की बात है और सूबाई खुदमुख्तारी की बात है और प्रोविंसेस को जो उनका हक मिल रहा है, उनके शेयर मिल रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बात होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो चाहते हैं फेडरेशन के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो जरूर उनको कहें, लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं है, वो अपने वोटर्स को अकाउंटेबल है। यानी कि यहाँ पर ये कोई वो क्लास रूम और टीचर और स्टूडेंट और इस तरह की चीज नहीं हो रही ओवरऑल। यानी कि आप देखें कि ये बहुत अहम मामला है, बहुत सीरियस मामलात हैं। तो आप हुकूमतें वो सूबाई हों, यानी कि सिर्फ इसको आप ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम सही नहीं थी या एनएफसी सही नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट ही सारा बोझ लेके बैठी है, नहीं। आप बातचीत के थ्रू इस चीज को हल करें, बजाय इसके कि कोई प्रेशर या क्रिटिसिज्म या इस तरह की चीज करके। ओके, मोहम्मद अली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर प्लीज एक जुमला कहना चाहता हूँ मैडम। बुनियादी बात यह है कि एनएफसी के मुताबिक जो मौजूदा शक्ल है, कर्जे और अखराजात जो हैं वो आपने वफाक को दिए हुए हैं और आमदनी के ज़राए जो हैं वो और सब्सिडी की जो पॉलिटिक्स है वो सूबों के पास है। तो बुनियादी हल एक ही है कि आमदनी, कर्जे और अखराजात, इन दोनों चीज़ों को वफाक और सूबों के दरमियान एक मुनासिब और मुतनासिब अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा, आप लोग ये दरमियानी बात कर रहे हैं ना, भट्टी साहब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे थे। भट्टी साहब जहाँ तक मैं समझी वो क्लैरिफाई भी कर सकते हैं अपना पॉइंट अगर चाहें तो। वो तो ये कह रहे थे कि उनको ये गुंजलक सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। उनके मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं वो गैर ज़रूरी थे, विफाक के पास रहना चाहिए। भट्टी साहब ऐसा ही कह रहे थे ना आप? जी, कमो बेश बिल्कुल इसी तरह ही मैडम शेख। आप लोग जो बात कर रहे हैं भट्टी साहब ओवरऑल उस फॉर्मूला से एग्री नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैडम शेख, मैं जो यहाँ एनएफसी अवार्ड है उससे मुकम्मल तौर पर बेइत्तफाक हूँ, ना इत्तफाकी। ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ डिबेट वाइंड अप करते हैं। इख्तलाफ राय पाया जा रहा है हमारे पैनल के ऊपर, लेकिन ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं इसके ऊपर जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, महमल और मोहम्मद अली साहब ने इसके ऊपर भी अपनी राय का इजहार किया। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दीगर इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। पहला सवाल भट्टी साहब से। भट्टी साहब, सवाल हो रहा है
हुकूमत या मोहसिन नकवी साहब के जो ताज़ा तरीन ऐलान है उससे मुतल्लिक पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा किया है। बैरून मुल्क बैठकर रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ काबिल कबूल नहीं, रियासत ने ऐलान किया है। सवाल ये किया गया है क्या इस मामले में पाकिस्तान का इक़दाम दुरुस्त साबित हो सकता है? मैडम शेख, बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क भी प्रोपेगेंडा, झूठ, इल्ज़ाम और झूठे इल्ज़ाम और बिला जवाज़, बेबुनियाद, बेमानी गुफ्तगू और सनसनीखेज़ी, ये तो बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क भी नहीं होनी चाहिए। रियासत के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए, इज्तमाही तौर पर भी नहीं होनी चाहिए और किसी की ज़ात के हवाले से भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा ये सारा आपके पास केस मजबूत है तो बिल्कुल वापस लाना चाहिए, बिल्कुल उन्हें लाना चाहिए। लेकिन आप इस पोजीशन में हैं कि लाएं, आपका केस मजबूत है। मैडम शेख, अभी कल तक पिछले तकरीबन 2 साल मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत और पता नहीं कौन कौन मोनिस इलाही के बारे में खबरें सुना रहे थे, परवेज इलाही साहब के बेटे, कि पता नहीं डॉलरों का जहाज चला गया है, पता नहीं वो तो डॉलर उन्होंने इधर से जहाज में बोरियां भर के डाले और उधर से स्पेन का बादशाह कार्लूस भी बैठा हुआ, तो उसने कहा वेलकम या आखी, डॉलर अद्दे तेरे अद्दे मेरे। तो बाद में एक दिन मैंने अता तारड़ से पूछा, मैंने उन अता तारड़ साहब से मैंने उनके कहा कि जितने डॉलर आप कह रहे हैं उस 8 सीटर जहाज में आते हैं? कहते नहीं आते। फिर इतना मजबूत केस है गुजरात में, जाली पता नहीं कत्ल का और कितने और इतने बताया, बड़ा मजबूत केस है। वो इंटरपोल ने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास शवाहिद ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह की आप केस बनाएंगे, इस बढ़के पहले मार लेंगे, दावे पहले कर लेंगे, नारे पहले मार लेंगे और बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर और दूसरी बात, जहां तक उस बात का ताल्लुक है मैडम शेख, ये किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई बाहर बैठ के या अंदर बैठ के बिला जवाज, बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा करे किसी हवाले से भी। ठीक है। और इस हवाले से आप उन हुकूमतों को भी समझा सकते हैं कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ इतना झूठा प्रोपेगेंडा हो। सर, तो हम कैसे ये जो रीसेंट बयानात हैं, इसका आप ऐसे तज्जिया कर रहे हैं कि ये भी पॉलिटिकल कंजम्पशन, सॉरी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है क्या? क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है जेन मैरी बरतानवी हाई कमिश्नर से। मैडम शेख, हमसे ज्यादा ताकतवर है ना इंडिया। उनके कोई 650 के 550 के करीब लोग हैं जो इंडिया से भगोड़े होकर बैठे हुए बरतानिया में। जी। एक को सिर्फ वो वापस ले जा पाए हैं पिछले 15 साल। ठीक है। तो आप कैसे ला पाएंगे? ठीक है। सब आपका नीयत पे मैं शक नहीं करता, आप ठीक, केस भी ठीक होगा, सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन आप ला ही नहीं पाएंगे। लेकिन कानूनी तो तौर पहले पर दीगर पेचीदगियां और इमरान खान दौर में मैडम शेख, एक मरतबा इमरान खान दौर में शहजाद अकबर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आज मैंने सलमान शहबाज को वापस ला रहा हूँ, आज मैं उसको वापस ला रहा हूँ, आज मैं उसको वापस ला रहा हूँ। कोई लाया? ये भी ऐसे ही है, हम ये बातें सुनते रहते हैं, लेकिन बात फिर आखिरी वही आपकी इजाजत से कि झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। महर साहब, आपसे सवाल हो रहा है, जो अफसोसनाक वाकया कराची में हुआ, 3 साला बच्चा गटर में गिर के जान बहक हो गया। सर, सवाल ये हो रहा है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए वो कौन से 2-3 इकदामात हैं जो लेने चाहिए? देखिए, एक ही इकदाम है, 2-3 इकदाम क्या, वैसे तो आप पूरे ज़ाहिर है इस वक्त कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह है, लेकिन ये सड़कें, और अगर आप सड़कें दुरुस्त नहीं करेंगे और बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे नहीं करेंगे, ये नहीं है कि सालों सड़कें जो है टूटी पड़ी रहें और सड़कें बने और गटर उसके ऊपर हों और सड़कें बार बार टूटें, ये ऐसी, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ी है। कोई 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन इस वक्त है कराची की। इस वक्त ये आप देखें कि इस वक्त मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी सड़कें जो मेरा ख्याल है सालों से मैंने देखी हैं टूटी पड़ी हुई हैं सड़कें, उसका कौन जिम्मेदार है? उधर ही फिर जाहिर है जब जिस तरह रोड बनती है टूटती है, इसी तरह गटर के ढक्कन रखे जाते हैं। कैसे ढक्कन बनाए जाते हैं वो चोरी हो जाते हैं। जो ढक्कन टूट जाता है उसको बनाने में महीनों लगते हैं, उसी दौरान कोई हादसा होता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जिस शॉपिंग सेंटर के सामने ये वाकया हुआ,
एक तो BRT का तो अलग मसला है कि वो कितने साल हो गए, पूरी एक गवर्नमेंट चली गई है मुराद अली शाह साहब की, वो सड़क नहीं बनी। लेकिन उस शॉपिंग सेंटर के सामने, उस शॉपिंग सेंटर को भी सोचना चाहिए था कि ये टूटा पड़ा हुआ है मेन होल, इसको फौरी तौर पे वो खुद भी अब पैसा लगा के बना सकते थे, लेकिन जी सर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। असल चीज ये है क्या कि ये सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, KMC, इन सब की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल फास्ट फुटिंग के ऊपर कराची पे सड़कें बनाई जाएं, फौरी तौर पे उसका टाइम फ्रेम दिया जाए, उसमें जो ढक्कन है, मेन होल हैं, वो ऐसे बनाए जाएं कि वो जो है ना टूटे ना चोरी हों। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे कराची में इस तरह के हादसात होते रहेंगे। अलीना, आप तो कराची में रहती हैं। जी सर, अनबिलीवेबल तरीके से अगर आप बास सड़कों पे चली जाएं तो सड़कों के ऊपर इतने भारी भारी गटर के ढक्कन रखे होते हैं कि वैसे ही मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है वहां उसमें। मैं हैरान हूं कि इन चीजों को एड्रेस क्यों नहीं किया। सर, बड़े अजीब तरीके से जो नई ड्रेनेज भी डाल रहे हैं सड़क के दरमियान में, इतने बड़े बड़े गड्ढे से या उसके वेंट्स के लिए होल पड़े हुए हैं, जिसमें अक्सर देखते हैं हम मोटरसाइकिल भी धंस जाती है या फिर गाड़ी का टायर वगैरह धंस जाता है। सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दीगर सवालात। वेलकम बैक। जो यूट्यूब पे सवाल भेजे गए उनको हम तज्जियाकारों के सामने रख रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा जा रहा है, आज अफगान वजीर खारजा ने बयान दिया है, वो जो सऊदीया में एक मुज़ाकरात की खबर आई थी उसके बाद अपेरेंटली कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत में सिफारत खाना रख सकता है तो अफगानिस्तान भी अपने कौमी मफाद में भारत से ताल्लुकात बढ़ाने का हक रखता है, इसके ऊपर एतराज़ नहीं बनता। सर, आपकी क्या राय है इस बयान के ऊपर? जी, मैं इस हद तक तो इससे मुत्तफ़िक हूँ कि एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे अफ़गानिस्तान को किसी भी दुनिया के दीगर मुल्क की तरह आज़ादाना अपनी खारजा पॉलिसी बनाने और उसको चूज़ करने का हक़ हासिल है। लेकिन अगर उनकी खारजा पॉलिसी अब ये है कि उन्होंने भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का एक मेन बेस बनना है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जो मुज़ाकरात के जितने भी राउंड हुए हैं उसमें बुनियादी एक्सपेक्टेशन आलमी कानून के ऐन मुताबिक हमारी सिर्फ ये है कि जनाब आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए। और क्योंकि देखें, बुनियादी तौर पे मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हमने पिछले 77 साल में भारत की दुश्मनी में इतना जानी और माली नुकसान नहीं उठाया जितना हमने अफ़गानिस्तान की दोस्ती में उठाया है। 1 लाख तक के करीब हमारी शहादतें हुई हैं तमाम सिविल और मिलिट्री को मिला के। तो जो चाणक्य की पॉलिसी है उस पर बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में मुसलसल भारत का कारआमद मतलब कारबंद है, और वो ये है कि दुश्मन के दुश्मन को इस्तेमाल किया जाए। तो हमें ये समझना है कि क्या अफ़गानिस्तान भारत का दोस्त बन के हमारा दुश्मन बनना चाहता है, या वो हम हमारा दोस्त बनने का एक कोई सबूत भी पेश करना चाहता है अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके कि जनाब आप भारत से ताल्लुकात रखें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, और इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।